नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की अपराध की घटना से पहले पिछले कई दिनों से मैं अनुपस्थित चल रहा हूँ और हमारे सुधी श्रोताओं का गुस्सा भी मुझे दिखाई दे रहा है उनके कमेंट में कि साहब रिपीटेड मत डालिए, बहुत हो गया, इतने दिन कहाँ हैं। इस तरह के जवाब सब अपनेपन में पूछे गए हैं, लेकिन उसमें उनका गुस्सा और उनकी जिसको वो कहते हैं उनकी परेशानी भी दिखाई देती है कि उन्हें क्यों बार बार पुरानी अपराध कथा के बारे में बताया जा रहा है। तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि 2 दिन तो मैं दिल्ली में रहा था। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि दिल्ली में जो अशोका अवार्ड इस बार 2024 का दिया गया, आप लोगों के स्नेह के कारण आप लोगों ने जो इतनी चर्चा किस्सा गोई की और किताब की और इन सब की बढ़ चढ़ की वहाँ भी जो जूरी थी, जो जिन लोगों ने नामों का सिलेक्शन किया था, बहुत बहुत अच्छी गैदरिंग वहाँ पर हुई थी। इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली में। उसमें मैंने आपको फ़ोटो और वीडियो भी पोस्ट की थी, आपने देखा होगा कि जो पैनल था डिस्टिंग्विश गेस्ट का, उसमें थे हिज एक्सेलेंसी श्री शेखर दत्त SM IAS रिटायर्ड, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी, फॉर्मर डिप्यूटी NSA और हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। दूसरे थे जनरल दीपक कपूर, जो फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ इंडियन आर्मी के थे। तीसरे थे डॉक्टर RK रंजन सिंह, MOS मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक किसी मिनिस्ट्री में और वो रहे हैं, अभी 2023 तक रहे हैं। और लास्ट थे जिन्होंने, जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस BP सिंह। ये मुंबई हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। इन सबको भी अशोका अवार्ड दिया गया था। जो जूरी थी, जो इसकी कमेटी थी, और आपने देखा होगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो ये ब्यूरोक्रेट्स एसोसिएशन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया, और दूसरा जो रिसर्च काउंसिल है, इन लोगों ने इस पूरे आयोजन, पूरे सिलेक्शन और पूरा बहुत भव्य प्रोग्राम इन्होंने किया था। मैं भी इसमें शामिल शरीक हुआ, और जिन जिन लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने शुभकामनाएं दी, बधाइयाँ दी, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का वाकया कुछ इस तरह है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में, उत्तर प्रदेश में एक जिला हाथरस है जो अलीगढ़ से काट कर बनाया गया है। पहले अलीगढ़ में ही था, बाद में ये अलग जिला बनाया गया। हुआ यूं कि 23 सितंबर 2024 को रसगवा गांव के कुछ लोग, जिनका बेटा उसी गांव में DL पब्लिक स्कूल में कक्षा 2 का छात्र था, उम्र करीब 10 वर्ष रही होगी, स्कूल से ये सूचना आई कि इसकी तबीयत खराब है। लेकिन उसके बाद सबका मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गया। घर वाले स्कूल तक गए, स्कूल से पता लगा कि गाड़ी से उसे जो स्कूल के मैनेजर हैं वो लेकर गए हैं कहीं पर। बहरहाल सुबह 5 बजे के आसपास सादाबाद, एक वहाँ का बड़ा कस्बा है, सादाबाद कस्बे में उनकी गाड़ी दिखाई पड़ गई। और घर वाले, गांव वाले बच्चे की तबीयत को लेके परेशान थे, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो इनको वो गाड़ी जैसे ही दिखाई पड़ी, दिनेश बघेल जो मैनेजर हैं DL पब्लिक स्कूल के, इन लोगों ने घेरा, उनसे पूछा बच्चा हमारा कहाँ है।
वो टाल मटोल कर रहे थे। इसी बीच में कुछ लोगों ने गाड़ी के भीतर झांक कर देखा तो 11 वर्ष के कृतार्थ, 10 वर्ष के कृतार्थ जो कक्षा 2 का छात्र था, उसकी लाश गाड़ी में पड़ी हुई थी। हंगामा हो गया, पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने उसको फ़ौरन लाश को लिया, क्योंकि आप देर कर दीजिए तो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। लाश को सड़क पर रख के भीड़ इकट्ठा होगी, जाम करेंगे। तो शुरुआती दौर में ही पुलिस ने उसे लिया और उसका पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के सारे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। बच्चे की हत्या का मामला था या बच्चे की मृत्यु का मामला था। दिनेश बघेल से ही हाथरस की पुलिस ने मौके पर पूछताछ की तो उन्होंने कहा साहब रात में इसकी तबीयत बिगड़ गई थी और पहले हम लोग उसे ले आए सादाबाद और यहाँ इन्होंने कहा कि साहब इसकी तबीयत सीरियस है, तो फिर ये मैं इनको लेके आगरा गया और आगरा में पहुँचते ही डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित कर दिया। मैं इसे वापस लेके आ रहा था कि इनके घर वालों को बुला के उनके हैंडओवर कर दें। प्राथमिक तौर पर पुलिस को ये बात कन्विंसिंग लगी कि ऐसा हो सकता है। पुलिस के 2-3 सवाल थे। एक ये कि कितने बजे इसकी तबीयत खराब हुई और आपने घर वालों में किसको बताया कि तबीयत खराब है। तो उसने कहा साहब मैंने फलां को फ़ोन किया था, लेकिन चूंकि जल्दी थी इसलिए लेके मैं वहाँ से मुझे मेडिकल हेल्प इसको तुरंत देनी थी, इसलिए मैं अस्पताल दर अस्पताल इसको लेकर भटकता रहा। पुलिस खैर मौके पर गई स्कूल में, चूंकि वो हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल की भी सुविधा थी। हाथरस में 3 किलोमीटर दूर हाथरस कस्बे से सहपऊ एक जगह है, वो भी एक छोटी मार्केट है। वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे रसगवा गांव है। उसी गांव में ये डीएल पब्लिक स्कूल है और ये स्कूल के जो मालिक हैं दिनेश बघेल, वो भी रसगवा के ही रहने वाले हैं। और ये कार्तिक जो कृतार्थ जो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई थी, ये भी रसगवा का ही रहने वाला है। पुलिस बेसिक जांच पड़ताल के लिए रसगवा गांव पहुंची। पता लगा कि 5-6 साल पहले ये स्कूल खोला गया है। दिनेश बघेल जी पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी से बीटेक किए हुए हैं, उसके बाद मलेशिया चले गए। मलेशिया में इन्होंने नौकरी की, पैसा लेके आए और उन्होंने सब लोगों से कहा कि साहब शिक्षा का अभाव है हमारे क्षेत्र में, हम एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्कूल खोलना चाहते हैं। बहरहाल सब इंतज़ाम करने के बाद उन्होंने जो पैसा उनके पास था वो भी, और उसके बाद करीब 18 लाख रुपए उन्होंने ऋण भी लिया बैंक से। बैंक था इनका जहाँ से ऋण लिया गया, वहीं पास में कोई बैंक है, वहाँ से ये ऋण भी, ये पैसा भी कैनरा बैंक से, आरती गांव के कैनरा बैंक से 18 लाख रुपए का तो बैंक से लोन लिया। बाकी कुछ पर्सनल लोगों से लोन लिया और एक बहुत ही दिव्य और भव्य स्कूल खुलवाया। और आसपास के लोग उस स्कूल के आकर्षण से अपने आप को नहीं रोक पाए और धीरे धीरे शुरुआती दौर में जब इसमें सिर्फ 200 बच्चे थे, अब इस समय करीब 750 बच्चे पढ़ रहे थे। स्कूल के किसी देहात के किसी स्कूल में 750 बच्चे अच्छा नंबर माना जाता है। और इन्होंने उसमें सुविधा रखी हॉस्टल की भी। इस समय हॉस्टल में, जिस समय घटना हुई है, हॉस्टल में 24 बच्चे रह रहे थे, कुल 24 बच्चे। और इन बच्चों में कक्षा 2 के भी थे, कक्षा 8 के भी थे और बड़ी कक्षाओं के भी लड़के रहते थे। कुल 24 बच्चों में ये 23 सितंबर से एक दिन पहले 22 सितंबर को ये बच्चा रात में किसी ने इसको सोते समय ही इसे उठाया गया था। इसी बीच शाम को बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि उसे गला दबाकर मारा गया। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कोहराम मच गया गांव में भी और पूरा इलाका इकट्ठा हो गया, सब गला दबा के मारा गया। इस बीच वहाँ पुलिस जब गई थी तो थोड़ी सी मरमरिंग थी। कुछ जो गांव के पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों को पहले ही शंका हो रही थी, क्योंकि इस स्कूल के गेट पर
एक गुड़िया टंगी हुई है प्लास्टिक की। स्कूल के गेट पर ही घोड़े की नाल टंगी हुई है। स्कूल के तमाम कक्ष के बाहर बरामदों में वो नींबू और मिर्च जो आप अक्सर देखते होंगे ट्रक में बाहर टंगा रहता है, और बल्कि जहाँ ट्रक वाले ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, जहाँ उनके ढाबे हैं, वहाँ नींबू मिर्च बेचने वालों की भी संख्या बहुत अधिक होती है। लाल मिर्च और नींबू एक तागे में बंधा हुआ। पीए साहब ये भी बहुत स्कूल में जगह जगह टंगा हुआ है। हर 7-8 दिन बाद उसको चेंज किया जाता है, कभी हरा मिर्च, कभी लाल मिर्च, कभी बड़ा नींबू, कभी छोटा नींबू। पुलिस ने पूछा कि इस बाबत आप लोगों ने कभी प्रिंसिपल से या मैनेजर से या इनके और लोगों से? बोले नहीं साहब, कौन पूछता। इनके पिताजी यानी जो मैनेजर हैं दिनेश बघेल, उनके पिता जसोदन, वो एक तांत्रिक हैं, और स्कूल से थोड़ी दूर पर उनका एक पंपिंग सेट का कक्ष बना हुआ है। उसमें वो तंत्र मंत्र, उनके यहाँ भीड़ लगती है और तंत्र मंत्र का काम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। हालांकि जसोदन, ये बताया गया कि 6 भाई हैं और उनके पिताजी 100 बीघे के काश्तकार थे और बड़े वहाँ के किसान माने जाते थे। भाइयों में बंटवारा हुआ, सबको 20-20, 25-25 बीघे ही ज़मीन मिल पाई। और मलेशिया से लौटने के बाद उन्होंने सोचा कि ये ज़मीन से कुछ नहीं होगा, ये स्कूल बनाना चाहिए। जब बहुत हल्ला हुआ कि साहब ये तो मारा गया है, तो फौरन जसोदन जो तांत्रिक थे, जिनके लड़के का स्कूल था, उनको और दिनेश बघेल दोनों को पुलिस पूछताछ के लिए थाने पर ले आई। पूछताछ करते करते पहले तो पुलिस ने तलाशी ली उस पंप हाउस पे जहां वो तंत्र मंत्र की दुकान चलाया करता था, स्कूल के मैनेजर का पिता जसोदन। वहाँ पर इनको तमाम जानवरों के नाखून और तमाम यंत्र तंत्र से संबंधित बहुत ढेर सारी वस्तुएं वहाँ मिली। जहाँ आदमी वहाँ घुसे तो उसे डर लगने लगे। लोगों ने ये भी बताया कि दिन में चूंकि रास्ते में चहल पहल बहुत होती है तो लोग कम आते हैं, लेकिन रात में यहाँ पूरा जमावड़ा होता है। और स्पेशलाइजेशन इनका तांत्रिक महोदय का है कि साहब वो पीलिया को बिना दवा के जड़ से ठीक कर देते हैं। आप ये जितने तांत्रिक ढोंगी बाबा दुनिया भर के जो पंफलेट और पोस्टर जिनके लगे रहते हैं, आप अगर देखेंगे तो ये किसी न किसी विधा में अपने आप को मास्टर बताएंगे। 2 दिन में इलाज और 1 हफ्ते में इलाज, फलाने का इलाज और ठिकाने का इलाज, हर का अलग अलग है। तो इसका भी स्पेशलाइजेशन था कि पीलिया यानी जॉन्डिस को बिना दवाओं के तंत्र क्रिया से ठीक कर देना। इस वजह से भीड़ और गांव देहात में कुपोषण और इन्फेक्शन और तमाम इन सब वजहों से बच्चों में जॉन्डिस की शिकायत बहुत रहती है। जहाँ बच्चों में जॉन्डिस की शिकायत हुई तहाँ जसोदन के पास लोग भाग के आते थे। जिस हिसाब से इन लोगों ने जैसे बताया, उन्होंने के तमाम ट्रिक्स स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए की। जसोदन खुद ने और उनके लड़के ने, जिसका स्कूल था, जैसे सरकारी स्कूल के बच्चों को सब घर घर बातचीत करके वहाँ से अपने स्कूल में शिफ्ट करा दिया। लेकिन जिस हिसाब से इसने सोचा था कि इससे पैसा मिल जाएगा और हम बहुत जल्दी ही बैंक का लोन ख़त्म कर देंगे और प्रॉफिट में आ जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। लोन यानी कर्जा बढ़ता गया, कर्जे का रीपेमेंट टाइम पर होता नहीं था, बैंक से नोटिस आने लगी। उस परेशानी में जसोदन ने कहा तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल इसको स्कूल को चमका दूंगा। और फिर वो वही घोड़े की नाल, गुड़िया, प्लास्टिक की गुड़िया गेट पे टंगी हुई। किस स्कूल में आपने देखी है भाई प्लास्टिक की गुड़िया टंगी हुई? शिक्षा परमो धर्मः, शिक्षा के लिए आइए, शिक्षा का मंदिर, इस तरह के स्लोगन हर स्कूल के आमने सामने बोर्ड पे लिखे होते हैं। लेकिन कहीं आपने नहीं देखा होगा कि घोड़े की नाल टंगी हुई है, कहीं नहीं देखा होगा कि एक गुड़िया जिसके गले में एक डोरी बांध के उसे वहाँ टांगा गया है। स्कूलों में जगह जगह क्लासरूम्स के बाहर भी, प्रिंसिपल रूम के बाहर भी, स्टाफ रूम के बाहर भी वो मिर्च और नींबू लटका हुआ है। स्थानीय थानाध्यक्ष ने बताया साहब वो देखने में ही इतना भयावह लग रहा था। बहरहाल इन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि बच्चे की बलि
अगर स्कूल में चढ़ेगी और स्कूल का ही बच्चा हो तो स्कूल की तकदीर बदल जाएगी, ऐसा जसोदन ने अपने बेटे को बताया। बेटा इस पे राजी हुआ कि नहीं राजी हुआ ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों लोग ही शामिल थे। फिर पूरी डिटेल पूछी गई कि आखिर हुआ कैसे था और क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा, साहब हमको एक बच्चे को ऐसा उठाना था जिसको उठाते समय दूसरा बच्चा देखे नहीं, दूसरा वो सो रहा हो उसे पता न हो, तीसरा ये कि उनके पिताजी सब इसका तंत्र मंत्र का सामान तैयार रखेंगे और फौरन इसको तुरंत जो इसकी तंत्र क्रिया है वो पूरी करने के बाद इसकी लाश का हम डिस्पोजल कर देंगे। ऐसा इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था और इसी प्रोग्राम में 23 तारीख को उस बच्चे को हॉस्टल में सोते समय उठा लिया गया और उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया होती है, सब प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जान से मार दिया गया। एएसपी अशोक कुमार ने जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बताया कि स्कूल का शिक्षक राम प्रकाश सोलंकी रात को 12 बजे कृतार्थ के पास पहुंचा और सोते हुए उसे गोद में उठाकर बाहर आ गया। इसी दौरान कृतार्थ की आंख खुल गई, वो रोने लगा। इस पर शिक्षक राम प्रकाश ने बच्चे के मुंह को दबा दिया और वो नीचे ले गया। नीचे सभी जसोदन और बाकी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर जो तखत था और ये भी तय हुआ था कि ये बलि जो है प्रधानाचार्य कक्ष में या कक्ष के बाहर दी जाएगी, तब स्कूल जो है वो बिल्कुल दिन दूना और रात चौगनी तरक्की करेगा। तो उसी के बाहर लिटाकर और उसके बाद ये क्रिया पूरी की गई और फिर गला दबाकर उसे मार दिया गया। इस घटना को अंजाम देने के दौरान कंप्यूटर शिक्षक वीरपाल, प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह खड़े रहे और अपनी निगरानी में इस बलि के इस पूरे प्रोग्राम को अपनी निगरानी में संपन्न कराया। खैर, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा की जा रही है, पूछा जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात इसमें जो जांच के दरमियान पता लगी कि 5-6 साल से चलने वाले इस स्कूल की कोई मान्यता नहीं मिली थी। बिना मान्यता के ये स्कूल चल रहा था। कोई सरकारी मान्यता, यानी जिसको वो कहते हैं कि रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था शिक्षा विभाग ने इस स्कूल को, और 5 साल 6 साल से। और ये बहुत जगह होता है, जो ये कुकुरमुत्ते की तरह मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आपको एक एक कस्बे में 5-5 और एक एक ज़िले में 50-50 मिल जाएंगे। होम्योपैथिक चिकित्सा वाले कॉलेज, डेंटल कॉलेज, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाएं किसी ज़िले में, जैसे आप अगर गाज़ियाबाद से मेरठ की तरफ जा रहे हैं तो दोनों तरफ नज़र दौड़ाएंगे आपको, तो वहाँ से मेरठ के बीच में कम से कम 50 ऐसे कॉलेज मिलेंगे। बड़े बड़े इश्तहार होते हैं और दुकान जैसी खोल देते हैं, शोरूम जैसा बना देते हैं, बच्चे एडमिशन उसमें ले लेते हैं। और वो सब ज़्यादातर उसमें जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो एडमिट कार्ड देने से जिस बोर्ड से होता है वो मना कर देता है कि साहब आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है या इनरोल्ड नहीं है। फिर छात्र भटकते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है, फीस वापसी की बात होती है, लेकिन उनका कैरियर खराब हो जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप एडमिशन लेने के पहले इस बात की जानकारी कर सकें कि ये इंस्टीट्यूशन, बेशक वो छोटे बच्चों का स्कूल हो या बड़ा डिग्री या डिप्लोमा कोर्स का स्कूल हो, कि ये मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, इसकी डिग्री मान्य है कि नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये जो गोरख धंधा चल रहा है, इसी गोरख धंधे के तहत ये डीएल कॉलेज भी, डीएल स्कूल भी चल रहा था, जहाँ पर बलि की ये घटना हुई है। डीएल पब्लिक स्कूल जहाँ पर बलि की ये घटना हुई है, ये भी बिना मान्यता के चल रहा था।
वहाँ लोगों ने, जब पुलिस गई इसके स्कूल में, तो पता लगा यहाँ जब फंक्शन होता है तो बड़े नेता, बड़े अधिकारी सब आते हैं, और प्रिंसिपल के कक्ष में प्रिंसिपल की बड़े अधिकारियों और नेताओं के साथ स्कूल के फंक्शन की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी रहती हैं, टंगी हुई थीं। जब भी कोई छात्र आता है वहाँ एडमिशन के लिए, तो वो आधा तो इसी को देख के उसके दिमाग में आता है कि अरे भाई, इतने बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, इनके फंक्शन अटेंड करते हैं, इतने बड़े लोगों के साथ इसकी फ़ोटो है, ये गलत कैसे हो सकता है। लेकिन बिना मान्यता के चल रहा, 5 साल से चल रहे स्कूल की तरक्की के लिए स्कूल के ही एक छात्र की बलि का दिया जाना, ये बहुत ही ऐसी बात है जो मैंने कभी सुनी नहीं है। बलि के प्रकरण तो बहुत मैंने आपको किस्सा गोई में सुनाए हैं, बहुत नहीं, बहुत बहुत प्रकरण सुनाए हैं। पारिवारिक झगड़े से है, बच्चे के न होने से है, संपत्ति के विवाद से है, या फिर किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, मरणासन है, तो तांत्रिक जो ढोंगी होते हैं वो बता देते हैं बलि की ज़रूरत है और बलि दे दी गई। लेकिन स्कूल की तरक्की के लिए स्कूल में ही स्कूल के बच्चे की बलि दिए जाने की ये घटना मैंने अपने कैरियर में कभी नहीं सुनी थी। बहरहाल पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार किया है, तांत्रिक बाप और उनका मैनेजर बेटा। मैं फिर बता रहा हूँ कि बीटेक था, पंजाब की एक यूनिवर्सिटी से, मलेशिया में नौकरी करता था, काफ़ी पैसा कमा के वहाँ से आया था। इन दोनों को जेल भेज दिया। बाकी जो और टीचर्स उस समय बली वाले, जो इनका रिलीजियस जो कुछ भी इन्होंने टोना टोटका टिटिम्मा किया होगा, उसमें जिन जिन लोगों ने सहायता की थी उनके विरुद्ध भी एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है और उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज की घटना देखिए, बिना मान्यता के चल रहे स्कूल के गेट पर घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल थी कि भूरे घोड़े की हम नहीं कह सकते, लेकिन जो तंत्र मंत्र में यकीन रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं सब काले घोड़े की नाल रही होगी। ऐसा उस के वाद विवाद में या विवेचना में ऐसा आया है। प्लास्टिक की गुड़िया गर्दन में फंदा बनाकर लटकाई हुई, ये मुख्य द्वार की बात बता रहा हूं मैं स्कूल के। जगह जगह नींबू मिर्च लटका हुआ है। मतलब बच्चों के अंदर डर पैदा करने का सारा सामान स्कूल के गेट से घुसते ही दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ताजुब यह है कि किसी पेरेंट ने, बड़ा गांव है वो, गांव के किसी आदमी ने, जिम्मेदार आदमी ने ये सवाल नहीं पूछा था आज तक कि भैया स्कूल में ये सब नींबू मिर्चे का क्या काम है, ये घोड़े की नाल क्यों यहाँ पे लटकाई हुई है, किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि ये आपने देखा होगा, ये जितने टोने टुटके ये सब होते हैं, ज़्यादातर ये ट्रक ड्राइवर्स अपने ट्रक में, बात ये भी समझ में आती है कि उनका विश्वास है, अंधविश्वास है, कम पढ़े लिखे हैं, 24 घंटे जान जोखिम में रहती है। उनसे कहा गया है कि साहब ये नींबू मिर्च आप लटका लेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, आपकी जान बची रहेगी, और तरह तरह की भय दिखा के तो वो बेचने वाले भी वहाँ आपको मिल जाएंगे। और हर जितने ट्रक या भारी वाहन के ड्राइवर हैं वो ये सब लटका के चलते हैं। वो उनका अपना विश्वास है कि भूत प्रेत का निवारण होता है इससे, या जो भी उनकी समझ में आता है। लेकिन वो काम ऐसा करते हैं, दिन रात सड़क पर रहना, ट्रैफिक के बीच में रहना, भारी ट्रैफिक के बीच में रहना, तेज़ रफ्तार वाहनों के बीच में चलना चलाना, तो जोखिम का काम है ड्राइवर का, किसी भी ड्राइवर का, ये बात समझ में आती है। और ऐसे जोखिम में मरने जीने के लिए अगर किसी ने बता दिया ये टांग लीजिए वो टांग लीजिए, तो स्कूल में कौन सा काम है, ये नहीं समझ में आया कि स्कूल में कौन सा जोखिम है कि नींबू और मिर्च टंगी हुई है और लोग पूछ भी नहीं रहे हैं कि क्यों टंगी हुई है। और 5 साल से ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 साल से बिना सरकारी अनुमति और मान्यता के ये स्कूल चल रहा था।
कायदे से तो आप जब वो किसी स्कूल का नाम पढ़ेंगे तो फलां स्कूल, स्थापना सन फलां फलां, स्थापित सन फलां फलां, इसी के साथ साथ जो सरकारी मान्यता के जो लेटर नंबर होते हैं या जो भी उसका कोई यूनिक आईडी मिला हो वो भी अंकित होना चाहिए हर स्कूल के बाहर, वो छोटा हो या बड़ा हो, ताकि एडमिशन लेने से पहले जो भी बच्चे के घर वाले हैं वो उसके बारे में पता कर लें कि भाई हम बच्चे को जहाँ भेज रहे हैं उसकी मान्यता भी है कि नहीं है। लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कहीं सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा, मान्यता प्राप्त, बस। तो एक तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो डिस्प्ले बोर्ड पे ही मान्यता से संबंधित जो भी रिकॉर्ड है उसके नंबर्स लिखे होने चाहिए। दूसरा, जब एडमिशन का फॉर्म आप भरा रहे हैं उसमें भी किस वेबसाइट पर इसकी मान्यता से संबंधित प्रपत्र मिलेंगे उसका उल्लेख मैंडेटरी किया होना चाहिए। मान लिया वो किसी बोर्ड से है, सीबीएसई से है, आईसीएसई से है, यूपी बोर्ड से है, और किसी और स्टेट के बोर्ड से है, तमाम और जो ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो किस यूनिवर्सिटी से, किस बोर्ड से हैं। तो आप जब अप्लाई कर रहे हो तो उस समय आपकी जो मान्यता है या जिस बोर्ड से बच्चा एग्ज़ाम देगा उस बोर्ड ने आपको रिकॉग्नाइज़ किया होगा, तो उससे संबंधित कोई पत्र प्रपत्र आपको दिया गया होगा या आपने परमिशन मांगी होगी, वो दी गई होगी। तो उस किस वेबसाइट पर कौन से प्रपत्र में उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी, ये एडमिशन फॉर्म में ही मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि फॉर्म भरते समय देखिए अब ये कोई कहे कि साहब गांव का पेरेंट है वो अनपढ़ है, अब सब एजुकेटेड हैं क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। बच्चा वो कितने तक भी पढ़ा हुआ हो, मोबाइल अगर उसके हाथ में है तो वो बिल्कुल 100% ग्रेजुएट मानिए। उसको जो पता करना होता है वो मोबाइल में पता कर लेगा। किसी जगह का नाम पूछ लीजिए, किसी तहसील का नाम पूछ लीजिए, किसी थाने का नाम पूछ लीजिए, किसी ज़िले के कप्तान का नाम पूछ लीजिए, उनका मोबाइल नंबर पूछ लीजिए, 10 साल का बच्चा आपको मोबाइल से खोल के तुरंत बता देगा। हम लोगों के पसीने छूट जाते थे अगर उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी, मान लिया क्राइम के सिलसिले में हमें तमिलनाडु के किसी ज़िले के किसी थाने के नंबर की ज़रूरत है, पसीने छूट जाते थे। अपने डीजी कंट्रोल से पहले वहाँ तमिलनाडु के डीजी कंट्रोल का नंबर ढूंढिए, फिर वहाँ लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे, वहाँ उनसे बात करिए कि साहब ये ज़िला कहाँ पर है, क्या उसमें ये थाना है कि नहीं है। फिर वो कहेंगे अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ, फिर वो पूछेंगे। पूरा दिन तो ये आपको टेलीफोन नंबर सर्च करने में लग जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी ने बच्चों को भी बहुत आगे कर दिया है, तो लिहाजा ये मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के बोर्ड्स और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से हमने अपने ही करियर में देखा है। बहुत ढेर सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों ने दाखिला लिया, 3 साल 4 साल पढ़े, एडमिट कार्ड के बाद देते समय फिर ये पता लगा बोर्ड ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बोर्ड ने इनका एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया है। बच्चे भी धरने पर और तमाशा, और फिर वो प्रबंधन भी दौड़ रहा है, वो ये कह के दबाव डालता है बोर्ड पे कि साहब बच्चे बैठे हुए हैं 500 धरने पर। फिर वो अपना हिसाब किताब जो भी लगाने के बाद वो रिकॉग्निशन मिलता है, बच्चों के एडमिट कार्ड आता है, फिर डिग्री के लिए वो भागते फिरते हैं। तो ये धंधा कोई आज का नहीं है, ये गोरख धंधा बहुत पुराना है। बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं और साल दर साल चल रहे हैं। इतना बड़ा स्कूल जिसमें 750 विद्यार्थी हैं, 5 साल से बिना मान्यता के चल रहा था, और सारे बड़े अधिकारी और नेता इनके फंक्शन में शरीक हो रहे थे। किसी ने ये जहमत नहीं उठाई ये पूछने की कि भाई आपकी मान्यता है भी कि नहीं है। और ऐसा सब कुछ उस आदमी ने किया जो स्वयं पढ़ा लिखा है, पंजाब की एक यूनिवर्सिटी से बीटेक है, मलेशिया में नौकरी कर चुका है। घर आने के बाद उसको ये लगा कि नहीं हम एक बड़ा सा स्कूल, बेसिकली उसने स्कूल में या शिक्षा में व्यवसाय ढूंढ लिया, अपना व्यवसाय अपना एस्टेब्लिश किया। जिस हिसाब से वो चाहता था व्यवसाय चला नहीं,
उनके पिताजी ने मदद की कि बस बली इधर हम करेंगे, उधर स्कूल तुम्हारा चल पड़ेगा। उसके पहले जितने टोटके संभव हैं वो सब टोटके स्कूल के कैंपस में किए गए। तो स्कूल की तरक्की के लिए स्कूल के बच्चे की बलि स्कूल में ही देने का जो ये पहली बार मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अगर इस तरह के तरीके में लोग विश्वास करेंगे तो बच्चों को स्कूल भेजेगा कौन? मैं बार बार कहता हूँ कि छोटे बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो भीड़ इसलिए इकट्ठा होती है कि सब उसको अपने बच्चे से रिलेट करते हैं। ये हमारा भी इतना बड़ा बच्चा है, उसके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है, और तभी ये बहुत ही गंभीर समस्या इसमें उत्पन्न होती है। तो इसलिए आप बच्चों को जहाँ भी पढ़ाने ले जा रहे हैं, चाहे वो क्लास 1 हो, चाहे कोई डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स हो, तो बिना उस इंस्टीट्यूशन की या उस स्कूल की पूरी जानकारी लिए हुए कतई अपने बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे स्कूल में न भेजें जिसकी इस तरह की बैकग्राउंड हो, जहाँ पर मैनेजमेंट ही चाहता हो कि बलि दे दी जाए तो हमारा स्कूल तरक्की कर जाएगा, हमारा स्कूल आगे बढ़ जाएगा। आशा आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।